Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 14 for business organization and here we will discuss business risk and insurance. The topics to be covered are what is a business risk, pervasiveness of risk in business, types of business risk management, what is insurance, insurable risk and non-insurable risk, and insurance contract. Now first is what is a business risk? The term business risk may be defined as the uncertainty of occurrence of economic loss in the event of any business activity. Different risks pervade all kinds of business activities. Many failures of management can be traced to failure to recognize and deal with risk. It is the normal tendency for the managers to overemphasize the profit aspect of enterprise and undermine दी रिस्क फैक्टर. बिजनेस रिस्क एक अनसर्टेनिटी होती है कोई भी इकोनॉमिक लॉस जब अकर होता है बिजनेस एक्टिविटी में. अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं. काफी सारे जो मैनेजमेंट के फेलियर्स होते हैं वो रिस्क के साथ ही डील करते हैं और ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है मैनेजर्स की कि वो प्रॉफिट एस्पेक्ट को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं और रिस्क फैक्टर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. Now the pervasiveness of risk in business. बिजनेस में रिस्क अलग अलग फील्ड्स में हो सकता है और इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी एंड पर्सनल. प्रॉपर्टी में रिस्क आता है जैसे कि प्रॉपर्टी लॉस होना या फिर पर्सनल लॉस होना जैसे कि फायर की वजह से या कोई भी मिस हैपनिंग की वजह से. मार्केटिंग रिस्क होते हैं जो मार्केट फैक्टर्स की वजह से होते हैं जैसे कि कई बार होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को कम प्राइसेस पे बेचना पड़ता है. देन फाइनेंशियल रिस्क, प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट. फाइनेंशियल रिस्क हमारे होते हैं जैसे कि बैड डेट्स या इंसॉल्वेंसी या फिर जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो वो फाइनेंशियल रिस्क में आता है. प्रोडक्शन रिस्क होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस प्रोडक्शन लॉसेस फेस करती हैं जैसे कि मशीन खराब हो जाने की वजह से या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से, लो क्वालिटी की वजह से. और एनवायरमेंटल रिस्क होती है. बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंटरप्राइज के लिए और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि कंपटीशन या फिर लोगों की डिमांड चेंज होने की वजह से, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज होने की वजह से जो रिस्क आते हैं दे आर एनवायरमेंटल रिस्क. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. अब बिजनेस रिस्क को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि प्योर वर्सेस स्पेक्यूलेटिव रिस्क. Pure risk are those risks in which the occurrence of events causes loss only. Pure risk वो रिस्क होते हैं जिनकी occurrence की वजह से कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अगर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा. They are the pure risk. ऐसा होता है in case of accidents. Then जिसकी वजह से हमें पर्सनल लॉस भी हो सकता है और फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द स्पेक्यूलेटिव रिस्क. Speculative risk involve events which may produce either gain or loss. तो speculative risk उस टाइप के रिस्क होते हैं जिनकी वजह से लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है जैसे कि ऑपरेशंस को एक्सपैंड करके हम न्यू मार्केट में या तो प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर अपने इन्वेस्टेड मनी को खो सकते हैं यानी कि लॉस हो सकता है. तो वो स्पेक्यूलेटिव रिस्क होते हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते. देन डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक रिस्क. Dynamic risks are related to uncertainties caused by the ever-changing business environmental factors such as consumer wants, technology, competition, governmental policies, firms' internal organization, etc. डायनेमिक रिस्क होते हैं जो चेंज होते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से जिसकी वजह से अनसर्टेनिटीज आती हैं जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो रिस्क आते हैं दे आर एवर चेंजिंग फैक्टर्स. लाइक कंज्यूमर की वांट्स की वजह से अगर प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस करने पड़े तो स्टॉक में जो पहले से प्रोडक्ट पड़े हैं या हमारे पास जो स्टॉक रखा है वो बेकार हो जाता है तो वो एक डायनेमिक रिस्क हो गया. ऐसे ही टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिशन की वजह से जो चेंजेस आते हैं दे आर डायनेमिक रिस्क. देन on the other hand, static risk are those which occur even if there are no changes in the business environment. Static risk होते हैं जो तब भी हो जाते हैं जब हमारे business environment में कोई changes ना भी हो जैसे कि fire, flood, windstorm, etc. Then risk can be classified by loss severity. हम 3 classes में risk को classify कर सकते हैं loss के basis पे.
क्लास 1 में वो लॉसेस आएंगे जिनकी वजह से फर्म के बेसिक फाइनेंसेस डिस्टर्ब नहीं होते, यानी कि ज्यादा लॉस नहीं होता, फर्म की इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। सेकेंड क्लास के लॉसेस होते हैं जिनमें हमें पैसा या तो बोरो करना पड़ता है या फर्म की कुछ प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ता है। एंड थर्ड क्लास के जो रिस्क होते हैं जिसकी वजह से फर्म जो है बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा सीवियर लॉसेस जो होते हैं वो क्लास 3 रिस्क की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव रिस्क। ऑब्जेक्टिव रिस्क होते हैं एक डिग्री ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम द एक्सपेक्टेड इवेंट्स। ऑब्जेक्टिव रिस्क होते हैं जो एक वेरिएशन की डिग्री होती है। दिस proportion declines as the number of observed events increase। ये proportion decline करती है जब जैसे हमारे observed events increase करते हैं। Hence, we can say that the objective risk as a proportion declines when larger and larger number of events are involved। ऑब्जेक्टिव रिस्क एक प्रोपोर्शन होता है जो डिक्लाइन करता है जब बहुत सारे इवेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और सब्जेक्टिव रिस्क होता है जो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी इवेंट की कि हमने उसको कैसे देखा है या कोई इंडिविजुअल उस इवेंट को कैसे ले रहा है, एक रिस्क की तरह ले रहा है या गेन की तरह ले रहा है। देन नेक्स्ट इज द रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज द रिस्क आइडेंटिफिकेशन। Risk identification is the first step and also the most difficult function. So risk identification में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से हमें रिस्क हो सकता है और किस टाइप का रिस्क हो सकता है। सेकेंड इज द असेसमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस। फिर रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये असेस करते हैं कि कौन से रिस्क के साथ सबसे ज्यादा फाइनेंशियल लॉस जुड़ा हुआ है। थर्ड स्टेप इज after risk identification and proper measurement, at the third stage, you should consider various tools of risk management and decide upon the best combination of the tools to be used for attacking the problem. So, risk identification और measurement के बाद third step में हम कोई भी एक risk management tool use करते हैं और ये decide करते हैं कौन से tools use करके हमें problem को solve करना है। Then, there are basically 6 tools of risk management that are रिस्क अजम्पशन और रिटेंशन। इस केस में हम कॉमन वे में रिस्क को हैंडल करते हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेस अज्यूम करती हैं या फिर रिस्क को रिटेन कर लेती हैं, यानी कि वो रिस्क के साथ कुछ नहीं करती हैं, उसको जैसा है वैसा ही रहने देती हैं। सेकेंड इज लॉस प्रिवेंशन। इस केस में हम लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ये भी एक मेथड है रिस्क हैंडल करने का जिसमें हम कोई भी पेरिल या फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए रिस्क प्रिवेंट करते हैं। थर्ड इज द अवॉइडेंस। इसमें हम रिस्क को अवॉइड करते हैं। देन द ट्रांसफर, यानी कि जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी पे हम रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं। देन इज द सेपरेशन। दिस इज द फिफ्थ मेथड ऑफ रिस्क कंट्रोल इन विच द फर्म एक्सपोजर्स टू लॉस इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग देम एट वन लोकेशन वेयर ऑल ऑफ देम माइट बी इन्वॉल्व्ड इन द सेम लॉस। फर्म एक्सपोजर जो होता है लॉस को कंसंट्रेशन से लेके वो लॉस पे शिफ्ट हो जाते हैं एंड यहाँ पे ज्यादातर सेम लॉस में सारी की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम एक या एक से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स को कंबाइन करके यूज करते हैं। बिजनेस फर्म्स मे अडॉप्ट एनी वन ऑफ दीज 6 मेथड्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम। देन फोर्थ स्टेप इज after taking a decision regarding the combination of risk management tools, the next step is the implementation of the decision made. फिर risk management tools को decide करके कि जो भी हमें use करना है उसके बाद एक implementation के लिए decision लेते हैं। And finally, you have to evaluate the effectiveness of the risk management tools you have implemented. Next is the insurance. Now, what is insurance? Insurance is a device by which a loss likely to be caused by uncertain event is spread over a large number of persons who are exposed to it and who voluntarily join to insure themselves against such an event. So insurance एक device होता है जिसकी वजह से कोई भी एक loss जो uncertain event में cause हो सकता है उसको हम spread कर देते हैं large number of persons के पास जो कि उसके लिए exposed होते हैं। Then, the agreement or contract between the insurer and insured is known as policy.
जो भी इंश्योरर और इंश्योर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम पॉलिसी कहते हैं। यहाँ पे इंश्योरर वो है जो कि रिस्क को इंश्योर कर रहा है और इंश्योर्ड वो है जो रिस्क ट्रांसफर कर रहा है। The amount paid by the insured in return of which the insurer undertakes to make good the loss is known as the premium. जो अमाउंट इंश्योर्ड पर्सन पे करता है इंश्योरर को उसे प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट इज द इंश्योरेबल रिस्क एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब इंश्योरेबल रिस्क के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्योंकि सारे रिस्क को हम इंश्योर नहीं करवा सकते। सो द रिस्क शुड बी एक्सीडेंटल और रैंडम इन नेचर। जो इंश्योरेबल रिस्क होते हैं या तो वो एक्सीडेंटल होने चाहिए या रैंडम होने चाहिए नेचर में, मतलब ऐसे रिस्क नहीं होने चाहिए जो पहले से हमें पता हो कि ये अगर होंगे। द अमाउंट ऑफ लॉस शुड बी मेजरेबल एंड पॉसिबल टू एस्टिमेट। सो जिन रिस्क को हम इंश्योर करवाते हैं उनका अमाउंट ऑफ लॉस कितना हुआ है वो पहले से हमें पता होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। देयर शुड बी अ सफिशिएंटली large number of units exposed to the same risk. In other words, there must be a large number of people interested to insure against the same risk. So, एक रिस्क को एक्सपोज्ड काफी सारे लोग होने चाहिए, यानी कि एक रिस्क को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होने चाहिए। The units facing the same risk must be spread over large geographical area. सो सेम रिस्क फेस करने के लिए बहुत सारे लोग होने चाहिए, यानी कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पे सेम रिस्क को इंश्योर करवाने के लिए लोग तैयार होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द रिस्क मस्ट बी स्प्रेड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया सो दैट द हैपनिंग ऑफ अ सिंगल इवेंट इन अ स्मॉल रीजन मे नॉट कॉज हेवी बर्डन टू द इंश्योरर। देन आर द नॉन इंश्योरेबल रिस्क। There are certain risks which do not fulfill these four requirements explained and cannot be insured against. अब कुछ ऐसे रिस्क भी होते हैं जो ये चार रिक्वायरमेंट्स जो हमने अभी पढ़ी हैं वो फुलफिल नहीं करते और इसलिए उनको हम इंश्योर नहीं करवा सकते। इन्हें हम नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं और इसके अंदर रिस्क आते हैं जैसे कि वॉर की वजह से, और कुछ रिस्क होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी की वजह से आते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। देन रिस्क इनकेपेबल ऑफ मेजरमेंट, यानी कि कुछ रिस्क आते हैं जैसे फैशन में कुछ चेंजेस हो गए जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड कम ज्यादा हो गई, उसकी वजह से जो रिस्क आते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, या फिर मार्केटिंग की वजह से जो रिस्क आते हैं उन्हें हम इंश्योर नहीं करवा सकते। देन रिस्क टू स्मॉल एंड रेकरिंग टू फ्रिक्वेंटली और रिस्क सो लार्ज एंड रेकरिंग सो इनफ्रिक्वेंटली। फॉर इंस्टेंस, अ होटल कैन नॉट इंश्योर द क्रॉकरी अगेंस्ट ब्रेकेजेस। अब कुछ रिस्क होते हैं बहुत छोटे होते हैं या कुछ बहुत बड़े होते हैं लेकिन इनफ्रिक्वेंटली अकर होते हैं, उन रिस्क को भी हम इंश्योर नहीं करवा सकते। जैसे कि एक होटल अपनी क्रॉकरी को इंश्योर नहीं करवा सकते। नेक्स्ट इज द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ an insurance contract is a vehicle used for transferring risk from an individual or business firm to the insurer. So insurance contract एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल या एक बिजनेस फर्म से रिस्क जो है इंश्योरर पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। Insurance contract constitutes the agreement between the insured and insurer and details the conditions under which the risk transfer takes place. So insurance contract में इंश्योरर और इंश्योर्ड का नाम होता है, उनके बीच में अग्रीमेंट साइन होता है और सारी टर्म्स और कंडीशंस मेंशन होती है कि रिस्क ट्रांसफर किन कंडीशंस के अंडर होगा। देन नाउ बिफोर वी डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल द प्रपोजल, कवर नोट्स एंड पॉलिसी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रपोजल। A person wishing to effect an insurance contract is required to submit a proposal to the insurer. So proposal जो होता है वो या तो orally लिया जाता है या फिर in writing. Proposal, अगर एक person चाहता है कि वो अपनी कुछ चीज को इंश्योर करवाना चाहता है तो वो पहले इंश्योरर के सामने प्रपोजल रखता है। Then are the cover notes. Insurance contract come into existence only when the proposal is accepted by the insurer. While the proposal is under consideration by the insurer, sometimes the person making the proposal may wish to have immediate cover, and this is the cover notes. Insurer जो होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है प्रीमियम पॉलिसी को बनाने में, तो इसलिए प्रपोजल एक्सेप्ट करने का जो पूरा प्रोसीजर होता है उस टाइम पे
हो सकता है कि इंश्योर्ड को एक कवर चाहिए हो, मतलब पूरा इमीडिएट कवर चाहिए हो, ये जानने के लिए कि उसका इंश्योरेंस जो है वो अभी बनने वाला है, तो इसलिए उसे कवर नोट्स कहते हैं। देयर इज द पॉलिसी। पॉलिसी होती है जिसमें सारे के सारे टर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। हैविंग एक्सेप्टेड अ प्रपोजल, इंश्योरर मस्ट issue the policy within 1 month of receiving the first premium. Next are the components of an insurance contract. Now basically insurance contract is have 5 main components. First is the declaration. Declaration part जो होता है वो किसी भी insurance contract का first part होता है। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आती है इंश्योर्ड की आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी, फिर टाइप्स ऑफ कवरेज, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, इंश्योरेंस अमाउंट और प्रीमियम। नेक्स्ट इज द इंश्योरिंग अग्रीमेंट। इंश्योरिंग अग्रीमेंट एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर किस बेसिस पे प्रॉमिस किया गया है इंश्योरर को कि वो रिटर्न करेगा उसका प्रीमियम जो भी उसने पे किया है, या पेरिल्स जिसके अंडर उसने इसको इंश्योर करवाया है, वो सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। देन दी एक्सक्लूजन्स एंड लिमिटेशंस। एक्सक्लूजन्स और लिमिटेशंस वो होती हैं कि रिस्क कौन कौन से इंश्योर नहीं करवाए हैं उसने। Where the contract insures against all risk except those specifically excluded in the contract, कि कौन कौन से रिस्क कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं है, वो सब भी मेंशन्ड होते हैं। Then are the conditions. The clauses are the conditions to be fulfilled by the insured to enforce his rights under the contract. And the binder. लास्ट बाइंडर होता है, ये होता है मेमोरेंडम जो इंश्योरर इशू करता है। बाइंडर एक टेम्पररी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एसेंशियल फैक्ट्स होते हैं सारी ट्रांजैक्शंस जैसे कि डेट, अमाउंट, नेम ऑफ इंश्योर्ड और रिस्क टू बी कवर्ड के बारे में। नाउ द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। जो वैलिडिटी होती है हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की वो कुछ प्रिंसिपल्स पे लेड डाउन होती है। अब जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इसके वो होते हैं, फर्स्ट इज द अटमोस्ट गुड फेथ। दोनों के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में फेथ होना चाहिए। इंश्योरर को ये फेथ होना चाहिए कि रिस्क की कंडीशन में उसको उसका पैसा वापस मिल जाएगा, और इंश्योरर से पैसा जो है प्रीमियम की फॉर्म में इंश्योरर के पास जाएगा इंश्योर्ड से, वो भी फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ में ही आता है। देन इज द प्रॉक्सिमेट कॉज। To recover compensation under a policy, it must be proved that the loss sustained was proximately caused by the event insured against. So, सारा कॉम्पनसेशन को रिकवर करने के लिए जो भी पॉलिसी के अंडर है, ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि जो भी लॉसेज हुए हैं वो उसी वजह से हुए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन्ड है। देन insurable interest. A person cannot legally insure a risk in which he has no legal interest. So, एक पर्सन उस रिस्क को इंश्योर नहीं कर सकता जिसके अंदर उसका कोई लीगल इंटरेस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन इंश्योर हिज ओन प्रॉपर्टी लेकिन वो नेबर की प्रॉपर्टी को इंश्योर नहीं कर सकते। देन इंडेमनिटी। Here the term indemnity is synonymous with compensation. Under the contract of indemnity, a policyholder is entitled to get the compensation from the insurer so that the policyholder neither gains nor loses from the mission. For example, a building is insured against fire for 1 lakh rupees and it is partly damaged by fire. It is estimated that it requires 50,000 towards repairs, and in this case, the insured can recover only 50,000 from the insured, although the total sum assured is 1 lakh rupees. So, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक प्रॉमिस होता है, पॉलिसी होल्डर एंटाइटल्ड होता है इसके लिए कि वो सिर्फ उतना ही कंपनसेशन ले सकता है जिस केस में ना इंश्योरर को कोई गेन लॉस हो और ना ही इंश्योर्ड को। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिल्डिंग में आग लग जाती है जिसको इंश्योर करवाया गया था 1 लाख रुपए से, लेकिन जो डैमेजेस है वो सिर्फ 50,000 रुपए के थे, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 रुपए ही मिलेंगे। देन इज दी सब्रोगेशन। The doctrine of subrogation applies only to contracts of indemnity. So subrogation सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई करती है जहाँ पे contract of indemnity होता है, and according to the doctrine of subrogation, after the insured is compensated for the loss, the right of ownership of such damaged part of the property passes on to the insurer. So इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो भी इंश्योर्ड होता है, जब इंश्योर्ड कॉम्पनसेटेड होता है लॉस के लिए, तो जो राइट ऑफ ओनरशिप होती है डैमेज्ड पार्ट की वो इंश्योरर के पास चली जाती है। देन इज द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस।
An insured must take all reasonable care to prevent and reduce his loss. So, insured person की ये responsibility है कि वो सारे reasonable केयर ले ताकि उसको रिस्क कम से कम हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने इंश्योरेंस करवाया है तो वो बिल्कुल बेपरवाह हो जाए. Next is the kinds of insurance. Now we have 5 kinds of insurance: life insurance, marine insurance, fire insurance, motor insurance and miscellaneous insurance. First is the life insurance. Life insurance एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंडर एक पर्सन प्रीमियम पेड, जो भी उसने प्रीमियम दिया है, चाहे लमसम में दिया है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसके अगेंस्ट ये अंडरटेक करता है कि वो पर्सन को पूरी लाइफ के लिए बेनिफिट मिलेगा. फॉर हुज बेनिफिट द इंश्योरेंस इज पेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईदर ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन हुज लाइफ इंश्योर्ड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. सो उसको वो बेनिफिट या तो डेथ के बाद मिलेगा या फिर एक उसकी पूरी पॉलिसी की एक्सपायरी के बाद. Now types of life policies: whole life policies, endowment life assurance, term assurance, joint life policy, group insurance, child endowment policy, annuity policy and with profit or without profit policy. ये सारी पॉलिसीज होती हैं लाइफ पॉलिसीज के अंडर जो आती है. होल लाइफ पॉलिसी में जो सम अश्योर करते हैं वो डेथ के बाद ही पेएबल होता है. एंडोमेंट लाइफ अश्योरेंस के अंडर जो इंश्योरर होता है वो ये अंडरटेक करता है कि वो जो भी सम अश्योर किया है या तो वो स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पे करेगा या फिर डेथ के बाद अश्योर करेगा, जो भी इसमें अर्लियर हो. या तो अगर स्पेसिफाइड पीरियड जो भी था उसकी एक्सपायरी अगर जल्दी हो जाती है उसकी डेथ से पहले तो उस टाइम पे वो दिया जाएगा. देन टर्म अश्योरेंस. टर्म अश्योरेंस होता है टेम्पररी अश्योरेंस एंड इस पॉलिसी के अंडर जो सम उन्होंने अश्योर किया है वो तब पे किया जाता है जब अश्योर्ड पर्सन स्टिपुलेटेड डेट से पहले मर जाए तो या उसकी डेथ हो जाए तो. देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी. जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है जिसके अंदर दो पर्सन्स की लाइफ साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होती है. ग्रुप इंश्योरेंस होता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स का इकट्ठे ही अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाया हो. ये ज्यादातर कंपनीज में होता है जब एम्प्लॉयर अपने सारे एम्प्लॉयज की ग्रुप इंश्योरेंस करवाते हैं. चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसीज. ये पॉलिसीज अंडरटेक करते हैं चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए या फिर डॉटर्स की मैरिज एक्सपेंसेस के लिए. देन एन्युटी पॉलिसीज. एन्युटी पॉलिसीज उन लोगों के लिए सूटेबल होती है जब पर्सन डिजायर करता है ताकि उसकी इनकम जो है एक सर्टेन एज के बाद उसे मिलती रहे, जैसे कि रिटायरमेंट पॉलिसीज होती हैं. देन विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी. अब इस केस में क्या होता है, जैसे कि जो प्रॉफिट पॉलिसी होती है उसमें एक सम जो है उसको पे करते हैं इन एडिशन टू द सम अश्योर्ड अ शेयर इन द प्रॉफिट्स अर्न बाय द इंश्योरर. जो उस पैसे से इंश्योरर ने प्रॉफिट अर्न किया है उसका भी कुछ अमाउंट उसको दिया जाता है. विदाउट प्रॉफिट में वो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दिया जाता. Next is the marine insurance. Marine insurance is an arrangement by which the insurer undertakes to compensate the owner of a ship or cargo for complete or partial loss at sea. अगर किसी कार्गो या शिप का सी में कुछ लॉस हो जाता है कंप्लीट या पार्शियल, उसके अगेंस्ट जब हम इंश्योर करवाते हैं उसे मरीन इंश्योरेंस कहते हैं. मरीन इंश्योरेंस कवर्स शिप, कार्गो एंड फ्रेट. Perils of the sea also include any land risk incidental to sea voyage. The marine policy must specify the following aspects. अब जो marine policy में कुछ aspects होते हैं specified वो होते हैं जैसे कि insurer और insured person का name, subject matter जिसको insure करवाया गया है और किस risk के against insure करवाया है, then the voyage और time period या दोनों. voyage यानी कि किस वे पे, किस रूट पे, मतलब एक किसी ट्रिप के लिए करवा रहे हैं या फिर टाइम पीरियड कितने सालों के लिए करवाया है. देन द सम अश्योर्ड एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम. नाउ टाइप्स ऑफ मरीन पॉलिसीज. मरीन पॉलिसीज 5 टाइप्स की होती हैं. वॉयज पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, मिक्स्ड पॉलिसी, वैल्यूड एंड अनवैल्यूड पॉलिसीज एंड फ्लोटिंग पॉलिसीज. वॉयज पॉलिसीज होती है एक पर्टिकुलर शिप या कार्गो को कवर करती है लेकिन एक स्पेसिफाइड वॉयज की टाइम पे. देन टाइम पॉलिसी होती है जब हम एक टाइम पीरियड स्टेट कर देते हैं कि
कितनी भी उसके अंदर, जैसे कि 1 साल के लिए अगर हमने उसको इंश्योर करवाया है तो 1 साल में चाहे वो शिप कितने भी वॉयज लेगा उन सब का इंश्योरेंस आ जाता है उसमें। मिक्स्ड पॉलिसी होती है, दोनों वॉयज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी का कॉम्बिनेशन होती है। वैल्यूड एंड अनवैल्यूड पॉलिसीज। वैल्यूड पॉलिसी में क्या होता है, जो सब्जेक्ट मैटर जो इंश्योर करवाया है जैसे कि शिप और कार्गो, उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं पॉलिसी के अंदर। अनवैल्यूड पॉलिसी में जो सब्जेक्ट मैटर की पॉलिसी वैल्यू होती है उसे स्टेट नहीं किया जाता। देन फ्लोटिंग पॉलिसीज। फ्लोटिंग पॉलिसी सूटेबल होती है मर्चेंट्स के लिए जो रेगुलर शिपमेंट्स करते हैं। कोई भी बॉदरेशन अवॉइड करने के लिए एक सेपरेट पॉलिसी ना बने, इसलिए वो फ्लोटिंग पॉलिसी लेते हैं। फ्लोटिंग पॉलिसी एक राउंड अमाउंट के लिए ली जाती है और इसके अंदर हम सारी डिटेल्स देते हैं कोई भी टाइम डिक्लेयर करने के लिए। देन दी फायर इंश्योरेंस। फायर पॉलिसीज कवर करती हैं वो सारे लॉसेस जो सिर्फ फायर की वजह से होते हैं। हाउएवर इट इज नेसेसरी दैट फायर मस्ट हैपन बाय इग्निशन। इफ द फायर इज कॉज्ड थ्रू द malicious act of the insured himself, he would not be able to recover the loss from the insurer. So फायर पॉलिसी सिर्फ फायर को कवर करती है और ये फायर भी किसी पर्सन की जानबूझ के नहीं की जानी चाहिए। अगर इंश्योर्ड पर्सन ने खुद ही फायर कॉज की है तो उसको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता। In order to cover a particular loss or damage under a fire policy, the following three conditions need to be fulfilled. First, the loss or damage should relate to the subject matter of policy. The loss or damage must be caused by ignition. The ignition must be either of goods insured or the premises where it is placed. So, loss or damage पहले तो सब्जेक्ट मैटर की से रिलेटेड होना चाहिए। लॉस और डैमेज हमेशा इग्निशन या फायर से ही कॉज्ड होना चाहिए और जो भी इग्निशन हुआ है वो या तो उन गुड्स का होना चाहिए जो इंश्योर्ड है या फिर उस जगह पे जिस प्लेस को हमने इंश्योर करवाया है। देन द फॉलोइंग कॉजेज आर कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस, लाइक डैमेजेस ड्यू टू यूसेज ऑफ वाटर टू एक्सटिंग्विश द फायर। इसके अंदर उस वाटर की यूसेज की वजह से जो एक्स्ट्रा डैमेजेस हुए हैं जब हमने फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश की वो भी कवर होते हैं। देन उन पर्सन्स की वेजेस जो हमने पे की है ताकि वो फायर एक्सटिंग्विश कर सके वो भी कवर होती हैं। जो भी लॉसेस अराइज हुए हैं उस डैमेज को रोकने के लिए that also can be covered in the fire insurance. For instance, property destroyed by the fire brigade to prevent the spread of fire. Next is the motor insurance. Owner of motor vehicles can take insurance policy to cover different types of risk that are loss or damage to the vehicle, injuries to or death of any passenger, and damages payable to the third party for accidents. जो मोटर व्हीकल के ओनर्स होते हैं वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं अलग अलग तरीके के रिस्क के लिए, जैसे कि व्हीकल को लॉस या डैमेज, अगर पैसेंजर की डेथ हो जाती है इस इंजरीज की वजह से, या फिर आप थर्ड पार्टी को डैमेजेस के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए कुछ पे करते हो तो। नेक्स्ट आर दी मिसलेनियस इंश्योरेंस। मिसलेनियस इंश्योरेंस में अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस आ जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग इंश्योरेंस जो कि हाईली टेक्निकल ब्रांच है इंश्योरेंस की। इसके अंदर फैक्ट्री एक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आ जाती हैं। वो उन वर्कर्स के लिए जो बॉयलर्स या इलेक्ट्रिकल प्लांट्स वगैरह में काम करते हैं। एविएशन इंश्योरेंस होती हैं जो कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होता है। देन हाउस होल्डर्स पॉलिसीज। हाउस होल्डर्स पॉलिसीज वो होती हैं जो प्राइवेट ड्वेलिंग्स के अंदर रिस्क आते हैं। देन फिडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस। फिडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस होती है जैसे कि कैशियर्स होते हैं जो मनी हैंडल करते हैं तो उन पे फेथ होना जरूरी है, तो इसलिए अगर पर्सनल डिसऑनेस्टी वो दिखाते हैं किसी भी जैसे कि बैंक में तो उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस होता है दैट इज फिडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज बर्गलरी, थेफ्ट एंड रॉबरी। सो इसके अगेंस्ट भी हम इंश्योर करवा सकते हैं अपने घर को। Then the difference between life insurance and other forms of insurance. लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होता है और दूसरी फॉर्म्स जो होती है वो ज्यादातर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस में जो इवेंट होता है वो सर्टेन होता है, उसका पता होता है कि कभी ना कभी तो हो गई। अदर फॉर्म्स में जरूरी नहीं है कि वो हो या ना हो। देन लाइफ इंश्योरेंस हमेशा इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होता है एंड इंटरेस्ट मस्ट एट अ टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। ये जो होता है ये उस टाइम पे लेते हैं हम जब पॉलिसी लेते हैं।
और दूसरी फॉर्म्स जो होती हैं जैसे कि फायर और मरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेबल तभी एग्जिस्ट करता है जब लॉसेस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरर हमेशा लायबल होता है टोटल सम पे करने के लिए, जो कि हमेशा एक इवेंट में या तो लेस होता है या फिर डेथ के बाद या डेथ से पहले। देन अदर फॉर्म्स में ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि इंडेमनिटी के होते हैं, मेक गुड ओनली द एक्चुअल लॉस सफर्ड और द सम दी हैपनिंग। लाइफ इंश्योरेंस में ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इनको रिन्यू करवा सकते हैं, और अदर फॉर्म्स जो होती हैं लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के वो ज्यादातर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट इज व्हाट इज अ बिजनेस रिस्क, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ risk management, and second, what is insurance, discuss the general principles of insurance. That's all for this session. Thank you and have a nice day.